हमसे पहले भी इस पार्लियामेंट में लोग आ चुके हैं। हमसे पहले भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुके हैं और हमसे पहले जो रह चुके हैं चेयरमैन साहब, वो मेरे ख्याल से हमारे लिए कुछ रिवायात छोड़ के गए। अभी सैयद फखर इमाम साहब यहां पर तशरीफ फरमा थे, अभी शायद उठ के चले गए हैं। पीरजादा साहब यहां पर तशरीफ फरमा थे और हमारे सीनियर कलीग्स अभी भी यहां पर तशरीफ फरमा है। मैं आप सबके सामने, हुकूमत के सामने भी और अपोजिशन के सामने भी आज ये एक सवाल रखना चाहूंगा कि इस पार्लियामेंट में हमसे पहले जो लोग बैठे थे, जो उनकी रिवायात थी, जो उस वक्त पार्लियामेंट का माहौल था, आया आज वो माहौल और वो रिवायात है या नहीं है? चेयरमैन साहब, मैं अगर आपको इज्जत दूंगा तो अपनी इज्जत बढ़ाऊंगा और अगर मैं आपको इज्जत नहीं दूंगा तो मैं अपनी इज्जत गवाऊंगा। इस हाउस में बदकिस्मती से हमारे रवैये और हमारा अंदाज़े बयां कुछ ऐसे रहा है कि हम इसी पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रहे हैं जिस पार्लियामेंट का हम हिस्सा है। तो सबसे पहले तो मेरी यह गुजारिश होगी कि जब हम बात करें तो इस बात का ख्याल रखें कि इस पार्लियामेंट की कुछ अच्छी रिवायात रही हैं। हम ये ख्याल रखें कि हमसे पहले हमारे बुजुर्गों ने जो यहां पर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते थे, हमारे लिए कुछ अच्छा छोड़ के गए हैं। जो अच्छा छोड़ के गए हैं उसको याद रखें, उससे सीखें। और दूसरा नुक्ता जो मेरा है चेयरमैन साहब, वो ये कि आज इस हाउस में वजीरिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि मेरे भाई बरजीश ताहिर साहब प्लीज आप, क्योंकि मेरे भाई अली वजीर साहब यहां पर मौजूद नहीं है। आज सखर की नुमाइंदगी से सखर के लोग महरूम हैं, इसलिए कि सैयद खुर्शीद शाह साहब यहां पर तशरीफ फरमा नहीं है। और आज सियालकोट के लोग नुमाइंदगी से महरूम है, इसलिए कि मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब यहां पर मौजूद नहीं है। अगर स्पीकर साहब यहां पर होते तो मैं उनको यह कहता, लेकिन अब आपके जरिए ही मैं यह गुजारिश उनसे कर सकता हूं, चेयरमैन साहब, this is basically the responsibility of the Honorable Speaker of the National Assembly of Pakistan to ensure the presence of each and every member of this House. क्या कर लेंगे वो यहां आकर? क्या बिगाड़ लेंगे किसी का? अपने इलाकों की नुमाइंदगी कर लेंगे, अपनी बात कर लेंगे, और ये उनका हक है। क्यों उनको इस हक से महरूम रखा जा रहा है? क्यों उनके हलकों को इस हक से महरूम रखा जा रहा है? उसके बाद मैं आता हूं, और यह अच्छी बात है कि मेरे बड़े भाई परवेज खटक साहब भी तशरीफ फरमा है, क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो पुख्तनख्वा के हवाले से होंगी, और जाहिर बात है कि हमारा ताल्लुक एक ही सूबे से है। चेयरमैन साहब, Article 160 of the Constitution. Article 160 of the Constitution में ये वाज़े है कि हर 5 साल में नेशनल फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा, और नेशनल फाइनेंस कमीशन के नतीजे में फिर NFC अवार्ड होगा, और उस अवार्ड के नतीजे में फिर विफाक और सूबों के दरमियान रिसोर्सेज और वसाइल जो है वो तकसीम होंगी। आखिरी NFC अवार्ड तकरीबन 10 साल पहले हुआ था।
और मैं इसको कलेक्टिव फेलियर कहता हूं। यह हम सब का फेलियर है कि पिछले 10 साल से हम नया एनएफसी नहीं दे पाए, और जब भी एनएफसी की बात होती है तो साथ यह कहा जाता है कि जी 18वीं तरमीम ने बड़ी खराबी पैदा कर दी है, 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, 18वीं तरमीम को रिविजिट करना चाहिए, मरकज का हिस्सा कम हो गया है, सूबों का हिस्सा बढ़ गया है। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि 18वीं तरमीम तो बाद में आई थी, आखिरी एनएफसी अवार्ड उससे पहले मंजूर हुआ था। अब जो मुश्किल है वो ये है कि 18वीं तरमीम में आपने अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये तो निहायत ही हसीन इत्तेफाक है कि आप खुद तशरीफ ले आए हैं, और मैं एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात कर रहा था कि 10 साल से हम नया एनएफसी अवार्ड नहीं दे पाए, और 18वीं तरमीम में सूबों को जो इख्तियारात दिए गए थे वो पहले तो सूबों को मुंतकिल नहीं हुए, और अगर कहीं पर मुंतकिल हो भी गए हैं तो उन इख्तियारात के साथ जो वसाइल दरकार थे वो वसाइल आज तक सूबों को मुंतकिल नहीं किए गए। आज मेरे ख्याल से दोनों तरफ से इस हाउस में सबसे पहला हमारा मुतालबा और सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द नया एनएफसी अवार्ड दिया जाए, और एनएफसी अवार्ड स्पीकर साहब 18वीं तरमीम के ऐन मुताबिक दिया जाए, ताकि सूबे अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। और ये ना करके स्पीकर साहब हम ना सिर्फ ये कि सूबों को उनकी रिसोर्सेज से और वसाइल से महरूम रख रहे हैं, बल्कि हम आईन की आर्टिकल 160 की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ स्पीकर साहब, आप भी इस इशू से बखूबी वाकिफ है, और मोहतरम परवेज खटक साहब भी इस इशू से बखूबी वाकिफ है। नेट हाइडल प्रॉफिट्स, यानी बिजली की जो हमारे आमदन है, मुनाफा है, एजीएन काजी फॉर्मूले के मुताबिक इसको लिंक कर दिया गया था टैरिफ के साथ। वो दिन और आज का दिन एजीएन काजी फॉर्मूले के तहत आज तक पुख्तनख्वा को अपना पूरा हिस्सा नहीं मिल सका, और जब भी पुख्तनख्वा ने इस इशू को उठाया हमेशा जवाब यह दिया गया कि अगर हम आपको एजीएन काजी फॉर्मूले के तहत आपका हिस्सा देंगे तो हमें बिजली की कीमत को बढ़ाना पड़ेगा, उसका बोझ आवाम पे पड़ेगा। अब कितनी दफा बिजली की कीमतों को बढ़ाया गया, टैरिफ कहां से कहां तक पहुंच चुका, लेकिन आज तक एजीएन काजी फॉर्मूला के मुताबिक पेमेंट्स नहीं हो रही। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, खैबर पुख्तनख्वा के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बात दोहराई है उस दिन। एक ज्यादती यह कि एजीएन काजी फॉर्मूला के मुताबिक पेमेंट्स नहीं हो रही, दूसरी ज्यादती ये स्पीकर साहब कि बजट में जो फिगर्स दिए जा रहे हैं, जो कमिट होता है कि इतने पैसे आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिए जाएंगे, वो भी पूरे के पूरे नहीं मिलते। सूबा बैठकर अपना बजट बनाता है इन फिगर्स की बुनियाद पर, और जब वो बजट की फिगर्स के मुताबिक उनको पैसे नहीं मिलते तो वो सूबा कैसे तरक्की करेगा, कहां से वो पैसे अपने पूरे करेंगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी, आपने एग्रीकल्चर पे लोगों को बिछाया, आपने पाकिस्तान अफगान मसले पे लोगों को बिछाया, अब मेरी ये गुजारिश होगी
इसमें सियासत को एक तरफ करते हैं स्पीकर साहब, इसमें सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, ना इस पे सियासत करनी है ना इस पे सियासत होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह करे, पुख्तनख्वा का मसला है, नेट हाइडल प्रॉफिट्स पर और एनएफसी अवार्ड पर बुलाए जरगा, बैठे साथ, आप जब बुलाएंगे सबसे पहले इंशाल्लाह मैं खुद चल आपके साथ आऊंगा ताकि अपनी सूबे की नुमाइंदगी और बात हम कर सके और इस मसले को हम हल कर सके। इसी के साथ साथ मैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूंगा, ये निजामशुदा अजला। स्पीकर साहब, कमिटमेंट ये थी कि 3% ऑफ द डिविजिबल पूल मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाएगा। मुझसे ना पूछे, जो लोग मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनसे दो बातों का पूछ लें कि आया 3% उन इलाकों को मिल रहा है, और जितना मिला भी है उसमें से इन मुंतखब नुमाइंदों का किरदार कितना है। स्पीकर साहब, जानबूझकर यह कोशिश की जा रही है कि लोगों को नफरत हो जाए इल्हाक से, जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लोग समझे कि इल्हाक और मर्जर के हक में फैसला देकर अब हमें सजा मिल रही है उस बात की। और फिर यहां पर जिक्र हुआ शोहदा का, इस तरफ से भी जिक्र हुआ उस तरफ से भी जिक्र हुआ। तमाम शोहदा काबिल एहतराम है। शोहदा में ये आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये ऑपोजिशन बेंचेस से ताल्लुक है कि ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक है। शहीद होता है, वहां का हो यहां का हो, कौम का शहीद है, हम उनको खिराज पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन स्पीकर साहब, पूछे जरा, आज कुछ मालूमात आपके पास होंगी भी, बदकिस्मती से आज एक बार फिर मिलिटेंट्स रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। एक बार फिर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, एक बार फिर रीग्रुपिंग हो रही है, एक बार फिर अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग्स, इनमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, इनमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। हम सब एक दफा आग के इस दरिया को पार कर चुके हैं। 40 साल लगे आग के इस दरिया को पार करने में हमें, हम सबको। क्या दोबारा अब इस आग के दरिया में कूदने का इरादा है? अच्छी बात है, हम अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे, लेकिन अमेरिका जिस तरीके और जिस अंदाज से निकल रहा है, अमेरिका को अपनी पड़ी है, अफगानिस्तान की और हमारी नहीं पड़ी। हर कीमत पर अमेरिका निकलना चाह रहे स्पीकर साहब। और अगर दोबारा खुदा न खास्ता वही सूरत हाल पैदा हो गई जो अफगानिस्तान यूएस विड्रॉल के बाद खाना जंगी की तरफ चला गया, अगर अफगानिस्तान दोबारा खाना जंगी की तरफ गया स्पीकर साहब, अल्लाह करे मेरी बात गलत साबित हो, लेकिन ये याद रखें, फिर ये याद रखें मेरी बात कि तबाही फैलेगी खुदा न खास्ता वहां पर भी, और तबाही फैलेगी खुदा न खास्ता यहां पर भी। इसलिए मेरे ख्याल से एक फैसला तो हमने किया है कि अड्डे नहीं देने, ठीक किया, लेकिन अब एक फैसला यह भी करना है कि ना दहशतगर्दों की कोई मुदाखलत अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में होगी और ना दहशतगर्दों की कोई आमोदरफ्त पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में होगी। ये एक फैसला भी कर लें। हैदर खान, आपने बहुत अहम इंपॉर्टेंट इशू उठाया है और ये बहुत सेंसिटिव है और इस पे पूरी डिबेट होनी चाहिए। हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह जैसे ये बजट का इजलास ख़त्म हो तो हम पूरी एक इस पे या तो इन हाउस कोई डिबेट करें जो इन कैमरा हो, या कोई और कमेटी मीटिंग करे, लेकिन इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी इस पार्लियामेंट को। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, अब मैं आता हूं एग्रीकल्चर पर और वाटर सेक्टर पर। एग्रीकल्चर में स्पीकर साहब
अब बेसिकली पाकिस्तान आपको पता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्सरियत लोग जो हैं वो लिंक्ड है इस सेक्टर से, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब आप देखें हमारी आज हालत यह है कि आज हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि मेरे ख्याल से इसके उलट होना चाहिए था। हमें एक्सपोर्ट करना था, इंपोर्ट नहीं करना था। अब अल्लाह करे कि हम ये करें, अल्लाह करे कि हम इसके काबिल हो जाएं, लेकिन मैं ये समझता हूं, और आप देख लें जो इंसेंटिव्स हैं, जो एलोकेशंस है एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, जितना आपने किया है आपने, लेकिन मेरे ख्याल से इस सेक्टर की अहमियत को देखते हुए स्पीकर साहब, इन इंसेंटिव्स को और इन एलोकेशंस को बढ़ाना होगा, ग्रोअर्स को रिलीफ देना होगा। जब तक मजीद इंसेंटिव्स हम नहीं देंगे, ग्रोअर्स को हम सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जो इन हालात का तकाजा है। फिर मैं आता हूं स्पीकर साहब वाटर सेक्टर पर। अगर कहीं पर अच्छी स्कीम आती है, आपने शुरू की है, आप मुकम्मल कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके सामने आज दो मिसालें लगता हूं, इसको भी प्लीज आप देख लें। एक स्कीम है बैजई इरिगेशन स्कीम। परवेज खटक साहब इस स्कीम से बखूबी वाकिफ हैं। स्पीकर साहब बेसिकली 25,000 एकड़ जमीन को इरिगेट करना था इसने, जिसमें 5,000 मलाकंड और 20,000 मर्दान में। 2010 में यह स्कीम शुरू हुई, 2015 में यह स्कीम कमीशन की गई। अब वाटर कोर्सेज इसके, क्योंकि किसान तक पानी वाटर कोर्सेज के बगैर नहीं पहुंच सकता, 168 वाटर कोर्सेज का स्पीकर साहब PC1 आज तक 13-14 से पेंडिंग है। अब जब तक वो अप्रूव नहीं होगा और ये वाटर कोर्सेज नहीं बनेंगी, लोगों तक पानी नहीं पहुंचेगा, वो पानी जाया हो रहा है। इसी तरीके से चश्मा लिफ्ट कम ग्रेविटी स्कीम, स्पीकर साहब इस PSDP में भी 470 मिलियन की एलोकेशन, 50 मिलियन का एक्सपेंडिचर टिल 30th जून 2021, 50 मिलियन, और उसका स्टेटस यह है कि डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन, यह PC1 है। मैं आपसे सबसे यह गुजारिश करूंगा, और इसमें मैं अपनी भी गलती तस्लीम करता हूं, मैं भी 5 साल एज चीफ मिनिस्टर इसको नहीं बना पाया, खटक साहब भी 5 साल एज चीफ मिनिस्टर इसको नहीं बना पाए, दुरानी साहब भी 5 साल एज चीफ मिनिस्टर इसको नहीं बना पाए। अब महमूद खान साहब है, अल्लाह करे कि वो बना पाए। वैसे इसमें खटक साहब मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करेंगे, इसमें काफी पेशरफ हुए, ये खटक साहब एक्सप्लेन कर लेंगे। स्पीकर साहब मुश्किल क्या है, आप जरा पिछले 15 साल के PSDP की कॉपीज उठा के देखें। 15-20 साल से यह स्कीम फिजिबिलिटी स्टडी में रुकी हुई है बस। अब मुझे यह पता नहीं कि यह फिजिबिलिटी स्टडी को 15-20 साल कैसे लग सकते हैं, और वजह क्या है स्पीकर साहब आप समझते हैं। 1991 के वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हर सूबे को उसके हिस्से का पानी दिया गया है। जैसे तमाम सूबों को पानी दिया गया है, वैसे ही उसमें खैबर पुख्तनख्वा का शेर भी है। स्पीकर साहब हम अपने शेर को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जब हम कहते हैं कि हमें आप वाटर यूजर चार्जेस दे, तो हमें कहा जाता है कि आप अपने पानी को इस्तेमाल करें, आपको किसने रोका है।
जब ऐसी स्कीम्स नहीं बनेंगी तो हम अपने पानी को कैसे इस्तेमाल करेंगे? जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा हमारे पास और 15-15 साल से एक PC1 एक फिजिबिलिटी स्टडी जारी रहेगी, तो कैसे हम अपना पानी इस्तेमाल करेंगे? स्पीकर साहब, इसी के साथ साथ स्पीकर साहब, मुझे अब याद नहीं कि जब मैं पिछली बजट तकरीर कर रहा था कि आप उस वक्त तशरीफ फरमा थे या नहीं थे, लेकिन मैंने पिछली बजट तकरीर में यह कहा था कि आपने जो एलोकेशंस किए हायर एजुकेशन के लिए वो नाकाफी है, यानी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन के लिए। और मैंने उस वक्त भी यह गुजारिश की थी कि इन एलोकेशंस को बढ़ाएं आप। नहीं सुना गया। नतीजा उसका क्या? पहले से एजुकेशन को कोविड ने मुतासिर किया, ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों को परेशान किया, यूनिवर्सिटीज की माली मुश्किलात बढ़ी। स्पीकर साहब, असातिज़ा और फैकल्टी मेंबर्स मजबूरन सड़कों पे एहतजाज करने, लाठीचार्ज हुआ। अब जब आप यूनिवर्सिटीज को कहेंगे कि आप अपने रिसोर्सेज खुद बढ़ाएं, तो वो कैसे बढ़ाएंगे? स्पीकर साहब, या वो हॉस्टल फी बढ़ाएंगे, या वो एग्जामिनेशन फी बढ़ाएंगे, या वो ट्यूशन फी बढ़ाएंगे। अब इन हालात में जब ऑलरेडी 2 साल स्टूडेंट्स के तकरीबन जाया हो चुके हैं, इन हालात में अगर आप एग्जामिनेशन और ट्यूशन और हॉस्टल फीस बढ़ाएंगे, स्पीकर साहब, उसका नतीजा क्या होगा? अब इस साल भी आप खुद इन डॉक्यूमेंट्स को देख लें। इस साल भी स्पीकर साहब 2021-22 की एलोकेशन है फॉर हायर एजुकेशन 108 बिलियन रुपीस। इसमें से 42 बिलियन है डेवलपमेंट एंड 66 बिलियन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डिमांड मेरी मालूमात के मुताबिक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की जो उनकी थी, दैट वाज 150 बिलियन रुपीस, यानी 150 अरब रुपए। अब अगर 150 अरब की बजाय हम उनको 66 अरब दे रहे हैं, तो ये 84 अरब रुपए कहां से आएंगे? इतने बड़े बजट में जब आप कहते हैं फखर से कि 900 अरब रुपए का शायद आप कहें कि PSDP है, स्पीकर साहब 900 अरब रुपए में से 84 बिलियन अगर हम अपने आला तालीम पर मजीद खर्च नहीं करेंगे तो और कहां पे खर्च करें? इंतजार करेंगे ताकि फिर लोग निकले और एहतजाज करें, फिर से तालीम मुतासिर हो। और इसी के साथ लिंक्ड बात है स्पीकर साहब कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई सतह पर प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशंस बनने थे। ये इंतजामी और माली मामलात सूबों को मुंतकिल होने थे। आज तक वो सूबाई हायर एजुकेशन कमीशंस वजूद में नहीं आए। स्पीकर साहब, वो कमीशंस बने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, आप दे इख्तियारात सूबों को ताकि वो अपने यूनिवर्सिटीज को खुद संभाल सके। इसके साथ साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, स्पीकर साहब, पिछली साल की फिक्र थी 450 बिलियन रुपीस, 450 अरब रुपए स्पीकर साहब रखे गए थे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में। इस साल रखे गए हैं 610 बिलियन रुपीस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्पीकर साहब, ये जो इजाफा ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, ये जो इजाफा है तकरीबन 160 अरब रुपए का, ये पैसे आया आप PSDP से देंगे, कोई हमें फॉरेन ग्रांट मिलने वाली है, कहां से देंगे? जाहिर बात है कि इसके लिए आपको लेवी को बढ़ाना पड़ेगा। लेवी को आप बढ़ाएंगे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड जो है, रुझान जो है, वो कीमतें बढ़ रही हैं। अब तो कमिटमेंट हो चुकी है हमसे, डेफिड पेमेंट पे हमें मिल रहा है तेल या मिलने वाला है, तो कम से कम इस पर नजरसानी कर ले, क्योंकि इसके नतीजे में अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नहीं भी बढ़ती, स्पीकर साहब, इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको अपनी तेल की कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। इसके साथ स्पीकर साहब, मैं बस आखिरी हिस्से में आ रहा हूं। ओके।
इसके साथ स्पीकर साहब, आप इससे इत्तेफाक नहीं कर सकते और ना करें, आपका हक है, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट के एस्टिमेट्स के मुताबिक इस वक्त तक 2 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। मजीद आप इत्तेफाक करें या ना करें, यानी एक फैमिली 6 बंदों की जिसकी आमदन हो स्पीकर साहब 18 और 19 हजार के दरमियान, और इसी तरीके से कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 50 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो गए। कुछ हालात भी ऐसे रहे हमारे, बिलखुसूस कोविड की वजह से, कुछ कोविड की मेहरबानी, कुछ किसी और की मेहरबानी। अब स्पीकर साहब मेरी गुजारिश ये है कि अच्छा है, खैरात सदकात अच्छी बातें हैं, इसका सवाब मिलता है, होना चाहिए स्पीकर साहब, लेकिन मेरी एक गुजारिश होगी कि फोकस हमारा सिर्फ लंगर खानों पर ना हो। स्पीकर साहब, फोकस सिर्फ लंगर खानों पर ना हो, फोकस हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ पर हो। रोजगार आएगा स्पीकर साहब ज़रूरी तरक्की से और माशी तरक्की से, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ से। लंगर खानों से कुछ लोगों को भूखों को खाना जरूर मिल जाएगा, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन रोजगार उससे नहीं आएगा। स्पीकर साहब, आखिर में ये जो यहां पर मेरे सामने स्पीकर साहब आपके सामने जो तशरीफ फरमा है, कोई कागज कलम लेके फिर रहा है, किसी के हाथ में कैमरा है, कोई स्पीकर साहब बाहर एहतजाज कर रहा है। स्पीकर साहब, महंगाई के तनासुब को देखें, लोगों की परेशानियों को देखें, महंगाई को देखें और फिर 10% को देखें। 10% इंक्रीज स्पीकर साहब नाकाफी है, 10% नाकाफी है। स्पीकर साहब, सिंध पर बहुत तनकीद की गई, सिंध का जवाब सिंध वाले देंगे, लेकिन यार इन्हीं बजट में, इन्हीं माली मुश्किलात में अगर सिंध 20% इंक्रीज दे सकती है तो फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती? इसको बढ़ाया जाए। और इसी के साथ स्पीकर साहब, एक उसको गिला कर ले, कह ले, एक गुजारिश करना चाहूंगा। एक तरफ मेरा माशाल्लाह सवाबी है, यानी आप, दूसरी तरफ नौशहरा है माशाल्लाह, वहां पर खटक साहब MNA है। स्पीकर साहब, आप तो माशाल्लाह सवाबी पाकिस्तान से मुंतखब होकर आए हैं। परवेज खटक साहब भी नौशहरा पाकिस्तान से मुंतखब होकर आए। स्पीकर साहब, ये इस तरह हम श्रीलंका से मुंतखब हुए हैं कि हम बांग्लादेश से मुंतखब हुए हैं। हम कहां से मुंतखब हुए स्पीकर साहब? या तो हमें आप बता दें कि जी आप श्रीलंका से मुंतखब हुए हैं या आप बांग्लादेश से मुंतखब हुए हैं, जाकर आप बांग्लादेश की हुकूमत से बात करें और श्रीलंका की हुकूमत से बात करें। दो साल तो मुझे पता है स्पीकर साहब, 2 साल तो जब बात ये थी कि जी सियासत बाद में और पहले इकोनॉमी होगी, तो उस तरफ मेरे बैठे भाई भी परेशान थे, उनकी भी मुश्किलात थी। अब जब आपने फैसला कर ही लिया है कि जी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए आपने उनके हलकों को अब तरक्की देनी है, तो फिर स्पीकर साहब वादा तो यह था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, फिर यहां पर 2 पाकिस्तान। थैंक यू स्पीकर साहब, दुआ जी, क्या जवाब दूं जब लोग आते हैं कि जी हमें 20 फुट की सिर्फ हमें गैस पाइपलाइन चाहिए? मैं क्या जवाब दूं जब लोग आते हैं कि जी 25 ट्रांसफार्मर खराब है, हमें वो रिपेयर करके दे? मैं क्या जवाब दूं? आप जवाब दे दो तो मेरी भी जान छूट जाएगी स्पीकर साहब। या कानून ही ले आए, वैसे भी आजकल माशाल्लाह कानून बड़ी तेजी से बन रहे हैं, कानून ले आए कि जी अपोजिशन लीडर से इस तरफ जितने बैठे हैं इनके हलकों में कोई डेवलपमेंट फंड्स नहीं होंगे, तो हमें मंजूर होगा स्पीकर साहब, कानून होगा। शुक्रिया। थैंक यू हैदर खान। जनाब